हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके बीच ओम निर्मल एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है हिंदी साहित्य इतिहास, जो ये मेरी चौथी क्लास है और इसके माध्यम से आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि की परीक्षाओं के लिए है। आप इस माध्यम से आप किसी भी स्टेट के हो और अगर आप टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं और नेट, जेआरएफ दे रहे हैं, अगर हिंदी सब्जेक्ट है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और उपयोगी है। तो आइए देखते हैं हम। और इसमें हम लोग पहले 3 क्लास चल रहा है। ये जो हिंदी साहित्य का सीरीज़ है, ये जो हमारी लगभग ये चौथी क्लास है। और इसमें का पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषाएँ, लेखन पद्धतियाँ आदि सब देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। जो इसमें हम पहला इतिहासकार देखते हैं। इसमें सभी आज इतिहासकारों के बारे में आज विवेचना है। ये वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, करीब आधे घंटे का। तो आइए देखते हैं। जो पहले इतिहासकार हैं गरसादत्त तासी, और ये गरसादत्त तासी जो हैं इनके जो ये पहले इतिहासकार है। ध्यान रखिए, जो गरसादत्त तासी है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के पहले इतिहासकार हैं। इनकी रचना है इस्तवार दला लितरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, इनकी रचना जो है इस्तवार दला लितरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, ये हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसी से हम लोग के इतिहास के बारे में कुछ स्रोत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि कौन से कवि है, क्या है। जो भी हम लोग आज इतिहास के हिंदी कवियों के बारे में जानते हैं, इस्तवार दला लितरेतुर हिंदुस्तानी ये पहली ये रचना है, प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। और इस्तवार दला लितरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी जो हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। गरसादत्त तासी ये फ्रेंच विद्वान है, ये फ्रेंच के थे। और इस्तवार दला लितरेतुर हिंदुस्तानी की भाषा जो है फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। और प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन वर्ष प्रथम संस्करण और द्वितीय 2 संस्करणों के प्रकरण। जो पहला भाग है 1839 और द्वितीय भाग 1847। और द्वितीय संस्करण में प्रथम 2 भाग 1870 में और तीसरा भाग 1871। एग्जाम में आप ध्यान रखें 1839 ही याद रखना है। अक्सर यही पूछता है इसकी रचना काल क्या है या प्रकाशन वर्ष क्या है। 1839 और एक 1871 जो अंतिम में हुई थी। और इसके किसने प्रकाशित किया था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने। ठीक है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने प्रकाशित किया था। और इस्तवार दला लितरेतुर एंदो हिंदुस्तानी के बारे में विशेष तथ्य देखेंगे। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। किस में रचित है? यह फ्रेंच भाषा में रचित है। इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है। हिंदी के रचनाकारों की संख्या 72 है। ठीक है, और इसमें कुल 24 अध्याय है। यह वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। ध्यान रहे, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अब पूछा भी जा चुका है, वो तो ऐसे भी हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन वर्णानुक्रम पद्धति में रचित भी पहला इतिहास ग्रंथ है। एक गरसादत्त तासी का, एक आगे हम लोग पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर की। यही एक 2 पुस्तक है जो वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। और इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन का तात्पर्य है, जैसे काल विभाजन का अर्थात इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, आदिकाल, वीर गाथा काल, आधुनिक भक्ति काल, आधुनिक काल, जो 4 भागों में बांटा है। उसी तरह इन्होंने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को में इस ग्रंथ में कोई काल विभाजन नहीं किया गया है। और इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया कि हिंदी का पहला कवि कौन है। ठीक है, और वर्णानुक्रम पद्धति में लिखने के कारण पहले अंगद और अंतिम हेमंत कवि है। समझ में? वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब डिक्शनरी वाइज, अल्फ़ाबेटिकल वाइज, जिसका जो नाम पहले अक्षर जब पहले आता है। जैसे इसमें अंगद है, अंगद जो है ऐसे हम लोग वर्णमाला पद्धति में सबसे पहले आता था, इसलिए इन्होंने अंगद लिखे पहले नंबर पे। और अंतिम कवि कौन है? हेमंत। लगभग ये अंतिम अक्षर है इसलिए अंतिम। ध्यान रहे, ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखने के कारण पहले नंबर पे कौन है? अंगद, और अंतिम हेमंत, ना कि ये हिंदी साहित्य के ये पहले कवि हैं। ठीक है, और मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम 2 भागों को क्रमशः तबकात ई सुवराई 1848 में फारसी में तथा तज़किरा ई सुवराई
हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, थोड़ा मैंने खुद ही टाइपिंग किया है तो इसमें थोड़ा शब्दों की अशुद्धियाँ हो सकती है, थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन फैक्ट में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद ही नोट्स से कई 1-2 किताबों से प्रूफ करके ही लिखा है। थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट हो सकती है तो इस पर थोड़ा नज़रअंदाज करके हमारे फैक्ट पर ही ध्यान रखें और इसके लिए क्षमा भी चाहेंगे। तो मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम 2 भागों को क्रमशः किस भाषा में अनुवाद किया है? 1848। किसका अनुवाद किया है? द इस्तवार द ला लितरतुर एंदोई हिंदुस्तानी। तो उनके जो प्रथम भाग 1848 में सुअराई तज तबकात सुअराई फारसी भाषा में था। सेकेंड जो भाग था उनका सेकेंड भाग था तज़किरा सुअराई हिंदी भाषा में अनुवाद किया। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या कितना है? 1004 और हिंदी के रचनाकार कितने हैं? 60 है। ठीक है, जबकि इस्तवार द ला लितरतुर हिंदुस्तानी में देखिए इसमें रचनाकारों की संख्या कितनी है? 738 है और जबकि हिंदी के रचनाकार 72 है, जो कि मौलवी करीमुद्दीन ने कितना रखा है? 1004 और हिंदी के रचनाकार कितने हैं? 60। ठीक है, तो और 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया। देखिए गार्सद तासी का कितने लोग अनुवाद किया? एक तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया। क्या लिखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया। ये हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा। कब? 1953। और एक मौलवी करीमुद्दीन है, इन्होंने तबकात सुअराई और तज़किरा सुअराई। आगे और इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? 358 और हिंदी के रचनाकार कितने हैं? 220। ध्यान रहेगा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ क्या है? इस्तवार द ला लितरतुर एंदोई हिंदुस्तानी और किस नाम से हिंदी में अनुवाद किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और कब किया? 1953। और इसमें कुल कितने रचनाकार थे? 358 और हिंदी के रचनाकार कितने थे? तो 220 और इसके प्रकाशक कौन है? हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद। ठीक है, जबकि उसका क्या था? गारसाद तासी का द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। चलिए सेकेंड नंबर के ये हमारे दूसरे इतिहासकार हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर और इनकी रचना क्या है? शिव सिंह सरोज। ठीक है, और प्रकाशक स्थल नवल किशोर प्रेस लखनऊ। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और प्रकाशन वर्ष कब है? 1883। उनका क्या था? गारसाद तासी का 1839। ठीक है, 1839, 47, 70, 71 और प्रकाशन वर्ष इनका कितना है? 1883 ईस्वी। और देखिए और ठाकुर शिव सिंगर का देखिए नोट में ध्यान बोल्ड मार्क से लिखा है हिंदी में रचित का मतलब हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। समझ पा रहे? हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। कौन है? शिव सिंह सरोज। और संशोधित परिवर्धित प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। और कुल रचनाकार कितने हैं? 1003 है और हिंदी का रचनाकार कब है? 700 कितने हैं? 769। ध्यान रहे ये हिंदी भाषा में लिखा गया है और ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। भाषा कैसी है? हिंदी। और इसमें रचनाकार हिंदी का रचनाकार कितने हैं? 769, जबकि टोटल कितने हैं? 1003। काल विभाजन का कोई काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है, और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड्र को हिंदी का पहला कवि माना है। समझ पा रहे हैं? हिंदी का पहला कवि कौन है? पुष्य पुंड्रो। और ये वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। 2 ही ऐसी इतिहास ग्रंथ है, साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है जो वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। एक ठाकुर शिव सिंह सेंगर की, एक ठाकुर गारसाद तासी का। आगे देख तीसरे हमारे इतिहासकार हैं, ये है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी रचना क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और रचना काल कब है? 1889 ईस्वी। ठीक है, पहले याद रखें 1839, 1883, 1889। ठीक है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, जैसा हमको याद हो चुका है थोड़ा आप लोग भी याद कर सकते हैं। जब हमको ये होगा तो आपको भी कर सकते हैं। और प्रकाशक संस्था कहाँ है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके रचना काल का 1889 और प्रकाशक संस्था क्या है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए यह इतिहास ग्रंथ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में 1888 ईस्वी में तथा एक पुस्तक रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देखिए कहने का मतलब है
देखिए जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये एक पत्रिका के रूप में छपती थी। जब पत्रिका के रूप में छपती थी तो कब था? 1888। एक पुस्तक रूप में कब प्रकाशित हुई? 1889। ठीक है, दो चीज़ फैक्ट याद रखें। एक और देखिए, पत्रिका के रूप में नाम देखिए, जब ये जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पहले पत्रिका के रूप में छपा करती थी, तो उस समय इसका नाम रहा करता था द नार्दन 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 मतलब उत्तरी भारत, ठीक है, उत्तरी समय द नार्दन वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जब पुस्तक के रूप में छपने लगी तो उसका नाम हो गया द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कहने का मतलब ये है, द नार्दन लिखने का तात्पर्य यह था कि सभी लोग उत्तरी भारत के ही कवि रहते थे, इसलिए उत्तरी भारत। जब दक्षिण भारत से भी हिंदी के कवि मिलने लगे तो भाई अब नार्दन को हटाना पड़ेगा आपको, भाई पूरे। अब जब उत्तर से भी आने लगे, दक्षिण से भी आने लगे, तो लाइट चली गई है, थोड़ा हवा आने के लिए खिड़की खोला है। ठीक है, तो इसीलिए जब उत्तर और दक्षिण से भी अगर हिंदी के कवि मिलने लगे तो वो नार्दन हटाकर अब क्या हो गया? पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब पद्धति कैसी है? कालानुक्रम। कालानुक्रम देखिए, कालानुक्रम पद्धति और वर्णानुक्रम पद्धति अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे क्या है, तो मैंने सबसे पहले दूसरी जो हमारी क्लास है, ठीक है, दूसरी क्लास है, प्लेलिस्ट पे जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। सारी पद्धति मैंने पढ़ा रखा है। मैंने पढ़ा क्या रखा है? मैंने नोट्स है, मैंने तो पढ़ाने वाला नहीं, तो मैं तो नहीं पढ़ सकता। जो मेरे नोट्स है उसी पे हम रिवीजन करते हैं, तो और आपको थोड़ा अच्छे से करते हैं, तो सोचते हैं यूट्यूब पे आप लोग भी जानिए, देखिए। तो मैंने सभी पद्धतियों के बारे में डिटेल डाला हुआ है। कालानुक्रम पद्धति क्या है, और वर्णानुक्रम पद्धति क्या है, सामाजिक पद्धति क्या है, विधेयवादी पद्धति क्या है, आलोचनात्मक पद्धति क्या है, सभी पद्धतियों के बारे में एक पूरा एक ही क्लास है, जो ज़्यादा नहीं 10 से 12 मिनट का होगा। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और भाषा कैसी? अंग्रेजी। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भाषा कैसी? अंग्रेजी है। ठीक है, और पद्धति कैसी? कालानुक्रम। कालानुक्रम पद्धति में रचित होने का ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और कुल रचनाकार कितना है? 952। देखिए, यह पहला इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि देखिए ये 3 प्रश्न हम अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। यह पहला इतिहास ग्रंथ है क्योंकि कालानुक्रम में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। समझ पा रहे हैं? कालानुक्रम में रचित हिंदी साहित्य का पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, और इसमें केवल हिंदी के रचनाकारों का स्थान दिया गया। ठीक है, हिंदी के रचनाकारों का स्थान दिया गया था, लेकिन भाषा क्या प्रयोग किया गया था? अंग्रेजी। जबकि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने भाषा हिंदी रखा था, लेकिन उसमें सभी जो कवि थे सिर्फ हिंदी के नहीं थे, बाकी अदर विदेशी भी थे। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाली यह पहला ग्रंथ है। ठीक है, इन्होंने 11 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा है। तो हिंदी साहित्य काल विभाजन करने वाला यह पहला ग्रंथ है। ठीक है, और आगे देखते हैं टिप्पणी क्या है। टिप्पणी में देखिए, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, ग्रियर्सन ने कहा है भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का क्या है? स्वर्ण युग है, और ये कहने की क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छी बात है। और एक और फैक्ट देखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये टीजीटी पीजीटी में। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इत्ते चा लिखा है। ये थोड़ा मिसस्पेल्ड है, नहीं टाइपिंग मैंने मोबाइल से ही सब बनाया है, PDF टाइपिंग किया है। टाइपिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन मोबाइल टाइपिंग है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था। कब किया? 1957 में। ध्यान रहेगा, किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किसका किया? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक, ठीक है, हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे मिश्र बंधु। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। चाहे इस वीडियो को मैं लिंक में डाल भी दूंगा, आप PDF ले भी सकते हैं। और ये इस नोट्स के माध्यम से देखिए, जो मैंने ये जो जितना भी मैंने लिखा है, ये करीब 4 से 5 क्लास का एक क्लास 1 से 1.5 घंटे का होता है, जो मैंने 10 से 15 मिनट में मैं अपने सुविधा के लिए रखता हूँ, रिकॉर्ड करके रखता हूँ। कहीं भी नोट्स नहीं ले जा सकता तो इसी को देख लेता हूँ, मैं यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ। आप जैसे लोग प्रतियोगी हैं, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी पढ़िए। मिश्र बंधु के बारे में देखिए, मिश्र बंधु 3 भाई थे। ठीक है, कौन कौन है? श्याम, शुक, गणेश, ऐसे याद रखें। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सही है।
ट्रिक्स का था, ठीक है, थोड़ा तारतम्य है बोलने में। श्याम सुख गणेश, कहीं कहीं सुखदेव भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न बनते हैं मिश्र बंधु, इनमें से कौन से मिश्र बंधु नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा। एक और कोई बिहारी मिश्र कर देगा, गणेश कर देगा, राजेश बिहारी मिश्र, या सुखदेव की जगह सुख दे देता है, सुखदेव बिहारी मिश्र। तब ध्यान रखें श्याम सुख गणेश, ठीक है। ये 3 है, बाकी जो भी है उसको टिक करें। और मिश्र बंधु ने, इन तीनों लोगों ने कौन सी रचना लिखी, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। और प्रकाशन कब हुआ, प्रथम 3 भाग 1913, और चौथी भाग कब आया, चौथी भाग 1934 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए, और ये कालानुक्रम पद्धति में रचित है, ठीक है। आप जब बताइए, आप लोग अगर ध्यान है, कालानुक्रम पद्धति में रचित पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कुल रचनाकार कितने हैं, 4591, लगभग 5000, ठीक है। मिश्र बंधुओं हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों तथा उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। मूल रूप से 5 याद रखिए, 5 भाग, और उसमें उपविभाजन है 8, टोटल 8 हो जाता है, लेकिन आप 5 ही याद रखें। और कुल रचनाकार कितने, 4591, लगभग 5000। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो मैंने येलो कलर का किया हुआ है। और इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया, ठीक है। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। और आइए देखते हैं, पुष्य पुंड्र को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, ठीक है। पुष्य पुंड्र को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, कौन मानता है, मिश्र बंधु। और इन्होंने रचनाकारों की निम्नलिखित 3 श्रेणियाँ निर्धारित की हैं। इन्होंने बताया है, ये कवि उत्तम है, ये कवि मध्यम है, ये कवि सामान्य है। वाह भाई, रचनाकारों की श्रेणियाँ निर्धारित करने वाले मिश्र बंधु प्रथम इतिहासकार हैं, ठीक है। यही एक ऐसे प्रथम इतिहासकार हैं जो कवि को ये बताते कि तुम किस श्रेणी के हो, तुम उत्तम हो, तुम मध्यम हो, तुम सामान्य हो, टाइप के लिखे हो, ठीक है। और देखिए, नागरिक प्रचार समिति खोज रिपोर्ट के आधार पर मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा गया। देखिए, इसका मतलब समझ पा रहे हैं, नागरिक प्रचार समिति खोज रिपोर्ट के आधार पर। देखिए, नागरिक प्रचार समिति ने एक जैसे कि प्रकाशित किया था कि भाई लोगों प्रकाशित किया था कि भाई जिसके घर में जो भी रचना है, जैसे इन तीनों बंधुओं को कहा था कि भाई जो भी है, जिस किसी के बाद भी कोई भी रचना है, किसी के बारे में कोई भी जानकारी है, यहाँ इस पते पर नागरिक प्रचार समा समिति के पास भेजे। उस सबों एकत्रित रचनाओं को इन्होंने मिश्र बंधु ने क्या किया था, एकत्रित करके क्या लिखा, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य अर्थात आधार ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए सामग्री मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण की। देखिए, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा है, ये इंटरव्यू में पूछा था, ये पीजीटी के इंटरव्यू में इससे पूछा गया था, शुक्ल जी का उपजीव्य जो हिंदी साहित्य के इतिहास है शुक्ल जी का, उनका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा रहा है। उपजीव्य का मतलब कि आधार ग्रंथ, आप किस ग्रंथ के आधार पर आपने ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो यह इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य अर्थात आधार ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। कौन, मिश्र बंधु विनोद। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए सामग्री मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण की है। मैंने जो कुछ भी लिखा है मान के चलिए सब मिश्र बंधु ग्रंथ से उठा के छाप लिया है, अच्छे तरीके से छापा है, तभी तो उनका नाम है। भैया शुक्ल जी, इनके बिना तो कोई हिंदी ख़त्म होगा ही नहीं, ये हर जगह छाए रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसीलिए इनको थोड़ा अलग कलर रखा है, नाम अच्छा लग रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सोच रहा था कि फ़ोटो भी लगा दे, अगली बार तो मैं फ़ोटो वाला भी लगाऊंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी रचना क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो जितना भी PDF है, बोल्ड है करना, ये मेरा भाई ने ही सब किया है, मैं तो बस उसको टाइप करके दे देता था, लेकिन वो सेटिंग वो भी टाइप कर देता है, लेकिन वो सब सेटिंग है, कौन किधर क्या कैसा करना सब उसी की से रह जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रचना है हिंदी साहित्य के इतिहास, प्रकाशन वर्ष कब है, 1929। ये तो बहुत फेमस है, ये तो सबको याद होगा। और प्रकाशन संस्था नागरिक प्रचारणी सभा काशी। देखिए, पद्धति क्या है, विधेयात्मक पद्धति। विधेयात्मक पद्धति अगर आपको बारे में समझना है, अब दूसरा नंबर का वीडियो देखिए, कई सारे पद्धतियों के बारे में हमने एक क्लास पूरा संपूर्ण बनाया हुआ, उसमें इस तरह का PDF प्रिंट नहीं मिलेगा। मैंने तो ये इस बार से पहली बार ये PDF पर क्लास ले रहा हूँ, उसमें मेरे नोट्स के फ़ोटो खींच कर चढ़ा दिया हूँ, लेकिन वो भी एकदम पर्याप्त साफ है।
और कुल रचनाकार कितने 997। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 किसका लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विद्यात्मक पद्धति है। कुल रचनाकार 997 ईस्वी है, ऐसा सॉरी 997 कुल रचनाकार। देखिए देखिए इसमें हैं सरयू करण पारिक, हरदेव बारी और रामचंद्र शुक्ल, ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इन तीनों व्यक्ति को किसने बुलाया? नागरिक प्रचारणी सभा समिति ने बुलाया और उनसे कहा कि एक हिंदी शब्दकोश लिखिए। ठीक है, हिंदी शब्दकोश लिखने के लिए इन तीनों लोगों को बुलाया। किसको? सरयू करण पारिक, हरदेव बारी, रामचंद्र शुक्ल को। एक शब्दकोश लिखा। 1908 ईस्वी में हिंदी शब्दकोश लिखा भी गया। ठीक है, और देखिए और 1928 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नाम से शब्दकोश लिखा भी गया। अर्थात इन तीनों लोगों ने 1928 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नाम से शब्दकोश लिखा भी गया। आगे, हिंदी शब्द सागर लिखने से पहले रामचंद्र शुक्ल को उसकी भूमिका लिखने को कहा। शुक्ल जी हिंदी साहित्य का विकास नाम से भूमिका लिखना शुरू भी कर दिए, लेकिन शुक्ल जी मनमौजी होने के नाते वो इतना ज़्यादा लिखते गए हैं कि वे बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाना पड़ा। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि देखिए ये तीनों लोग हैं, सरयू करण पारिक, हरदेव बारी, रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1928 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नाम से एक शब्दकोश लिखा। किसने आमंत्रित किया था? नागरिक प्रचारणी सभा समिति ने। और हिंदी शब्द सागर ये जो कोश है, इसकी भूमिका का नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ये लिखने का काम रामचंद्र शुक्ल को सौंपा गया। और रामचंद्र शुक्ल लिखने में इतने मनमौजी टाइप के थे, इतने लिखे उनके मन ही नहीं भरता था, लिखते गए और इतना लिखे कि ये एक तरफ से बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ बन गया और जब जाके हिंदी साहित्य के इतिहास हो गया। उसी हिंदी साहित्य के विकास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, आरंभिक नाम क्या था? तब क्या बताएंगे? हिंदी साहित्य का विकास। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभिक नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, और संशोधित और प्रवर्धित संस्करण कब हुआ था? 1940। कहने का मतलब क्या है? एक बार शुक्ल जी का 1929 में, एक बार 1940 में, 2 बार प्रकाशित हुआ है। और हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटेंगे। हम लोग आगे क्लास पढ़ेंगे कौन कितने युगों में बांटा है, पूरा सन वाइज देखेंगे। और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से माना है। ठीक है, शुक्ल जी क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का जो आरंभ है सिद्ध साहित्य से हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए यहाँ आलोचनात्मक इतिहास है, जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, जो मिसप्रिंट है, इस पर थोड़ा नज़रअंदाज रखिए। इस पर ध्यान ना देते हुए हमारी फैक्ट पर, हमारी जो भी कंटेंट लिखा है, जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान रखें और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इसकी रचना क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन कब है? 1938। सन में कोई गलती हो गई, मैंने इसमें अच्छे से मिलाया है। और इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है। इन्होंने अपनी रचना में आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना में आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन किया है। ठीक है, इस ग्रंथ में भक्ति काल के कवियों की विवेचना सबसे ज़्यादा की है। बताइए किस काल में? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, जो किनके लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इस ग्रंथ में भक्ति काल के कवियों की विवेचना सबसे ज़्यादा की है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनका जो यहाँ गाँव है ना, उस गाँव से जस्ट मैं पड़ोसी हूँ। इनका पड़ोसी ये जो ओझवलिया के हैं, बलिया ओझवलिया, तो मैं भी बलिया का हूँ। बसरिकापुर हमारा गांव है, उसके जस्ट बगल में, ये 100 कदम के मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। बहुत बहन में सागर शुक्ल जी के बाद का अगर किसी का स्थान आता है इतिहासकार को में, तो ये निसंदेह द्विवेदी जी हैं। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इनकी 3 रचना है, इन तीनों याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य को उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 या 53, कभी 52 या 53 आता है। आप लोग 53 को ही प्रमोट करिएगा, ये तो ठीक है। 1940, 1952, 1952 या 53।
ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और 53। और इनकी पद्धति कैसी है, समाज शास्त्री पद्धति में किया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए कौन कौन से मतलब पद्धति, काला वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी विधेयात्मक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक पद्धति था। ठीक है, इसीलिए उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। और 1229 रचनाकारों का परिचय है और तुलनात्मक पद्धति भी अपनाई है। ठीक है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी के क्या ये में फैक्ट है, याद रखें। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और 53। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, उनकी रचना क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है इसमें। इनके ग्रंथ का जो प्रकाशन है 2 भागों में हुआ है। ठीक है, इनके जो ग्रंथ का जो प्रकाशन है 2 भागों में हुआ। पहला भाग 1964 ईस्वी और दूसरा भाग क्या है 1965 ईस्वी। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कैसे याद रखेंगे, डॉक्टर गणपति क्या है, गणेश जी हैं। गणेश जी भाई बहुत दिमाग वाले थे, वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि ये प्रथम पूजनीय हो गए, माता पिता को पूजन चक्कर लगा दिए। आप तो जानते ही होंगे गणपति भाई बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे भी थे ज़्यादा। तो याद रखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगर देवताओं में अगर कोई किसी साइंटिस्ट का नाम देना होगा तो मैं तो गणेश जी को ही दूंगा, भाई बहुत बुद्धिमान है ये। और हनुमान जी भी हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हमको याद करने से मतलब है। डॉक्टर नागेंद्र के बारे में देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के जो संपादित रचना, देखिए इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन संपादित किया है। क्या किया है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। इन्होंने अपने ग्रंथ को 10 भागों में प्रकाशित किया। अंतिम प्रकाशन क्या है 1973 ईस्वी। ठीक है, अंतिम प्रकाशन 1973 ईस्वी है, याद रहेगा डॉक्टर नागेंद्र जी का। अब देखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी स्थापना कब हुई थी 1893 ईस्वी में। और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास 16 खंडों में ही पूर्ण हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। हिंदी साहित्य का नागरी प्रचारणी सभा काशी ने पूरे इतिहास खंड को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, और लेकिन 16 खंडों में ही पूरा संपूर्ण इतिहास क्या हो गया, पूरा हो गया। और प्रथम खंड क्या है, हिंदी साहित्य की पीठिका, और 16वीं खंड है अर्थात अंतिम खंड क्या है, हिंदी का लोक साहित्य। देखिए हिंदी का लोक साहित्य के जो संपादन करता है, जो 16वीं खंड का संपादन करता क्या है, राहुल शंकर त्यायन है, जबकि हिंदी साहित्य की पीठिका जो है राजबली पांडे है। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन लिखना चाहिए था। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादन करता कौन है, राजबली पांडे। लिखा नहीं है, आप तो चाहे नोट कर सकते हैं। और हिंदी का लोक साहित्य का जो संपादन करता है, जो 16वीं खंड है संपादन करता है। ठीक है, मैंने 16 नहीं लिखा है, एक पहले लिखा है, 16वीं लिखा है, याद रहेगा। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी का स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य संपूर्ण रचनाएं, अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए ध्यान रखें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। देखिए ऊपर जो भी मैंने इतिहासकार के बारे में पढ़ा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। उनको तो आपको रचना और रचनाकाल समय वो तो याद होना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ एग्जाम में अक्सर इन लोग के भी बारे में पूछ लिया जाता है, जो मैंने अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में लिखा है, करीब 17 है। तो ये देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह, सन मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि पहले आप इन लोग का नाम और रचनाकाल याद हो जाए, उसके बाद आप लोग सन याद रखिएगा। भाषा काव्य संग्रह जो 1873 ईस्वी में है, किसने लिखा, महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, याद रहेगा, महेश दत्त शुक्ल। काव्य संग्रह शुक्ल जी के है। और सेकंड क्या है, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रथम भाग 1909 ईस्वी, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी। ठीक है, देखिए कोविद का मतलब क्या होता है, विद्वान। अब विद्वान कौन था, श्री कृष्ण, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता जैसे अगर उपदेश दिया हो बिना देखे बिना मुजबानी, भाई उनसे तो बड़ा विद्वान हो ही नहीं सकता, जो आज की डेट में सबसे महान ग्रंथ है।
और कृष्ण का उपनाम उनका क्या नाम है? श्याम। और श्याम कौन है? कृष्ण। कृष्ण कौन है? विद्वान है। अब विद्वान कोविद है, तो कोविद कौन हुआ? श्याम। ठीक है, याद रखें, जैसे भी याद रखें। कविता कौमुदी, देखिए यस, इसको याद कैसे करें? कविता कौमुदी, कविता और कौमुदी में आँख मूंदना, ये क्या है? आगे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश, जब राम नरेश बने थे, जब अयोध्या से लौट कर, अयोध्या से कहाँ लौट कर, लंका से लौट कर आए थे विजय करके, जब राम नरेश बने थे तो वहाँ के सभी प्रजाएं, जो वहाँ की अयोध्या की जो प्रजा थी, हाथ जोड़कर कविता पढ़ रही थी। क्या कर रही? कविता, वो भी आँख बंद करके, ध्यान करके। किसके लिए? राम जी के लिए। क्यों? राम नरेश बने थे, उस राम राजा बने। तो याद रहेगा, कविता कौमुदी, कविता लोगों ने पढ़ा वहाँ के अयोध्या के निवासियों ने आँख बंद करके। ठीक है। हिंदी के मुसलमान के, देखिए मुसलमान कवि, देखिए ये मुसलमान जो आप कभी देखे होंगे कि जो अब मज़ार पर एक अखरोट और एक और टाइप का जो कोई मिठाई होता है, जो मज़ार पे लोग चढ़ाते हैं, जो फेमस है, लोग चढ़ाते हैं, जो मुसलमान जो है अपने मज़ार पर चाहे मस्जिदों में प्रसाद के रूप में अखरोट और एक हो जाए, तो अखरोट से आप अखौरी याद रखें। ठीक है, ठीक है। गंगा प्रसाद अखौरी, मुसलमान कवि ने क्या चढ़ा? मुसलमान लोग मज़ारों पे क्या चढ़ाते थे? मज़ार मस्जिद में अखौरी नाम का प्रसाद। ठीक है, अखरोट अखौरी याद है। ब्रज माधुरी सार, ये है वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार, इसके रचनाकार कौन है? वियोगी हरि। अब देखिए वियोगी कैसे? हरि कौन है? विष्णु। आप विष्णु श्री कृष्ण के अवतार थे, अब ब्रज से आए थे, ब्रज से तो भागे थे, और उसके चक्कर में वियोग, गोपियों से एकदम वियोग के मारे, एकदम वियोग से जब दूर होगा तो वियोग तो होगा ही, वियोग हो गया था। आगे देखिए, बस किसी तरह याद करना है। हरि कृष्ण है, हाँ कृष्ण कहाँ गए थे? ब्रज से हैं, ब्रजवासी हैं। ब्रज माधुरी सार याद रहेगा, वियोगी हरि। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, देखिए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कितना आधुनिक टाइप का नाम है, लग रहा है जैसे आधुनिक, लेकिन नाम इनका देख लो एकदम पुराने टाइप का। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ये भी कोई नाम है? एकदम लग रहा है जैसे दादा परदादा एक टाइप का नाम है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। और नाम देखिए इनकी रचना, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। कहाँ साहित्य लिखते तो समझ में आता है, लिटरेचर लिखे हैं। इसका ठीक इनका रचना है जो अपोजिट है, मैंने काल टाइप का, काल अवधि टाइप का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर आधुनिक टाइप का नाम है, लेकिन इनका नाम क्या है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ठीक है, याद हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, किसने लिखा? ब्रज रत्न दास। अब बताइए, खड़ी बोली, अब बताइए, खड़ी जो बोली जो है सभी बोलियों में एक तरफ से सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई बोली है तो क्या है? खड़ी बोली है। कई अधिकतर लोग बोलते हैं इसी भाषा में, अधिकतर रचनाएं साहित्यिक जितना भी चीज़ें लिखी जाती है खड़ी बोली में। एक तरह से सभी बोलियों में क्या है? रत्न के समान है। सभी बोलियों में खड़ी बोली क्या है? रत्न के समान है। रत्न का मतलब ब्रज रत्न दास, याद रहेगा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रज रत्न दास। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अब बताइए 20वीं शताब्दी में अभी तो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बस याद रखिए वाजपेयी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी, हमारे दुलारे वाजपेयी जी हिंदी साहित्य के विशेष है। ये सबसे अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रधानमंत्री हैं। दो ही तो प्रधानमंत्री मैं मानता हूँ, एक इंदिरा गांधी, एक अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी सब तो इस समय कुछ मोदी जी भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी इनको अभी साबित करना भी बाकी है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, फिर भी मोदी जी ने तो बहुत काम किया है, इसलिए मैं बोल दिया लास्ट में कि भाई कुछ मोदी सपोर्टर गुस्सा ना हो जाए, डिसलाइक ना मार दे हमारी वीडियो को। तो भाई मोदी जी अच्छे हैं भाई, जो सपोर्टर है उनके लिए अच्छे हैं, और जो नहीं सपोर्टर है उनके लिए बुरे हैं। फिलहाल मैं बताऊंगा नहीं मैं किसका सपोर्टर हूँ। आगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। और देखिए वाजपेयी याद आ गया ना, वाजपेयी 20वीं शताब्दी, ये भी इसी ज़माने में तो चल रहा है। एक है हिंदी का गद्य साहित्य, गद्य याद रखिए, एक रामचंद्र तिवारी, एक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कितना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये रामचंद्र तिवारी जी क्या लिखा है? हिंदी का गद्य साहित्य। ठीक है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखना कोई बच्चों का खेल है? हाँ, पहले तो किस तरह लिखा है, इसे याद रखें, बच्चों का खेल। हिंदी साहित्य दूसरा इतिहास लिखना, पहले इतिहास किस तरह लिखा है?
दूसरा इतिहास लिखना क्या कोई बच्चों का खेल है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देखिए विकास में गलती लिखा है, ये जहाँ डांटी सा होना चाहिए तालाबी सा लगा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर, राम क्या है, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। किसी के कहने पर अपनी सीता को छोड़ दिए, कितना। चलिए, हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, डॉक्टर, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ कैसे याद रखेंगे, युग पुरुष कौन है, शिव। शिव ही एक ऐसा है युग, एक ऐसा शिव युग। युग पुरुष एक मूवी आ रही है प्रभास की, शंकर जी के, ऐसा है राम जी पर है, लेकिन ऐसे मान लीजिए शिव, लेकिन हमको लगता है शंकर जी होना चाहिए। शंकर जी क्या है, शंकर का अर्थ शिव, शिव क्या है, एक युग पुरुष है। सबसे अगर पुराना अगर कोई पुरुष है, देवता है इस धरती पर ब्रह्मांड में, शिव है। तो हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्ति, युग से युग पुरुष कौन है, शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हाँ देखो, एक है दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह, ऐसे सुमन राजे आधा इतिहास लिखे हैं। आइए देखते हैं। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मिनारिया। मोती याद रखें, मोती, मोती सोना, सोना चांदी मोती, ये कहाँ की औरतें अधिकतर पहनती हैं, आपको ध्यान होगा, राजस्थान की औरतें अधिकतर श्रृंगार, मैंने पूरे गहना का श्रृंगार अपने पूरा श्रृंगार करती हैं, सोने का, चांदी का, मोती तो लगाए रहती हैं, पहन रहती हैं। तो मोती से याद रखिए राजस्थान। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मिनारिया। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य कौन है, डॉक्टर कृष्णलाल। कृष्ण भगवान है, कृष्ण जी है, चलिए कृष्ण के लाल। अब कृष्ण के लाल हैं तब आधुनिक में ही तो आएंगे भाई, कृष्ण थे तो भाई उस जमाने में थे। कौन, तेता या द्वापर युग, चलिए जो भी हो, मुख्यतः याद उतना ध्यान नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल। सुकवि सरोज, अब देखिए सुकवि सरोज, गौरी शंकर। सरोज की मतलब, सरोज में देखिए रोज छिपा, रोज मैंने डेली, प्रतिदिन, डेली या रोज हम लोग को क्या करना चाहिए, गौरी शंकर का ध्यान करना चाहिए, गौरी शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ऐसे याद रखिए, रोज क्या करना चाहिए, गौरी शंकर का प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ठीक है, सुकवि सरोज गौरी शंकर द्विवेदी। ठीक है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह हरि अवध। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास के रचनाकार हुआ अयोध्या सिंह हरि अवध। अब ये इतना सारा ट्रिक से बताया, 4-5 ट्रिक नहीं बन पा रहे तो आप लोग याद रखिए, बाकी सब जो भी मैंने इस वीडियो को भले 1 से 2 बार देखेंगे ट्रिक से तो सब याद हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा और उसका साहित्य का विकास अयोध्या सिंह हरि अवध। ये जो हम लोगों ने पढ़ा हिंदी साहित्य की इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये जो हमारे इतिहासकार थे, तो इसको PDF में लिंक में चाहे तो देखिए मैं शेयर कर दूँगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हो तो इस हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊँ आपके तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंदी, जय महाराज, जय हिंदी, जय भारत।